गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये 26 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। और 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? महिला और आईपी। महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। क्या है? महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा। क्या है? बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सशक्त बनाने से नवाचार और रचनात्मकता को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस दिवस का आयोजन कौन करता है? इस दिवस का आयोजन कौन करता है? इस दिवस का आयोजन कौन करता है? इसको देखेंगे। इस दिवस का आयोजन करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस दिवस का आयोजन कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1967 में। किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कहाँ पे? जिनेवा। और ये जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 अप्रैल को। और 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सशक्त बनाने से नवाचार और रचनात्मकता को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिवस का आयोजन कौन सा संगठन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं कि अप्रैल माह में कौन कौन से दिवस मनाए गए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल को मनाया गया कौन? नेशनल मैरीटाइम डे दिवस। साथ साथ होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया कौन? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 10 अप्रैल को ये मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। पार्किंसन दिवस। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस। लियोनार्डो दा विंची की जयंती पर विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया?
18 अप्रैल को ये मनाया गया विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 अप्रैल को ये मनाया गया सिविल सर्विसेज डे। कौन सा? सिविल सर्विसेज डे मनाया गया। सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे मनाया गया। और 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया कौन सा? मलेरिया दिवस। कौन सा? मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया दिवस। फिर से एक बार देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 अप्रैल को। और पूरे अप्रैल माह के दिवस देख लेते हैं तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया गया और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया। हाल ही में आई पुस्तक ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज किसने लिखा है? ये आशीष कुंद्रा ने लिखा है। किसने? आशीष कुंद्रा। ये आशीष कुंद्रा ने लिखा है। इसमें पूर्वोत्तर की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो एग्जाम में पुस्तक के बारे में भी पूछता है। तो एक नवीनतम पुस्तक है ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। किसने लिखा है? तो आशीष कुंद्रा ने लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के किस गांव को, उत्तराखंड के किस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का पहला गांव साइन बोर्ड लगाया है? ये है माना गांव। ये भाई जो गांव है ये भारत चीन बॉर्डर पर है, भारत और चीन के बॉर्डर पर, और ये अंतिम गांव था। लेकिन सीमा सड़क संगठन ने इसको वहां पे ये भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाया इसको। और ये है कौन, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये बद्रीनाथ के नजदीक है। कौन सा? बद्रीनाथ के नजदीक है माना गांव और पड़ता है चमौली डिस्ट्रिक्ट, चमौली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, चमौली जिला उत्तराखंड। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था कब सीमा सड़क संगठन का स्थापना? ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था सीमा सड़क संगठन का स्थापना? 1960। तो पूछेगा कि सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के किस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाया है? तो माना गांव। और ये कहाँ है? भारत चीन बॉर्डर पे है। किस जिले में पड़ता है? तो चमौली जिला उत्तराखंड में। और ये बद्रीनाथ के नज़दीक है। और इसकी स्थापना सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और पूछेगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, अलकनंदा के किनारे है। किसका? अलकनंदा के किनारे है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा के किनारे है। अजय वारियर युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित होगा? ये भारत और यूके के बीच में। अब युद्धाभ्यास की श्रृंखला देख लेते हैं एक बार। तो साइक्लोन युद्धाभ्यास जो नवीनतम अभ्यास है देख लेते हैं। साइक्लोन ये किसके बीच में होता है? ये होता है, देख लेंगे एक बार, भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतह अल सीसी, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। डेजर्ट फ्लैग 2 नवीनतम युद्धाभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 2 ये किसके बीच में होता है? ये भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में। आगे देखते हैं शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति ये होता है किसके बीच?
भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। वरुण किसके बीच में होता है? वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है। कोप इंडिया युद्धाभ्यास, ये भी देख लेंगे। कोप इंडिया, ये होता है किसके बीच? कोप इंडिया युद्धाभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, ये होता है किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास देख लेते हैं। उदार शक्ति, उदार शक्ति युद्धाभ्यास, ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया। आगे देखते हैं फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, नवीनतम युद्धाभ्यास है फ्रिंजेक्स। ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच? भारत और फ्रांस। एक क्यूरन युद्धाभ्यास, एक क्यूरन, एक क्यूरन युद्धाभ्यास एक किस देशों के बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। आगे देख लेते हैं कॉर्पेट, कॉर्पेट युद्धाभ्यास, ये होता है भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। काजिंद युद्धाभ्यास, काजिंद, ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और कजाकिस्तान। आगे देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, भारत और थाईलैंड के बीच में। ये युद्धाभ्यासों की श्रृंखला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और नवीनतम युद्धाभ्यास है साइक्लोन, फ्रिंजेक्स, उदार शक्ति, कोप इंडिया, डेजर्ट फ्लैग 2, ये सब महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं। बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के। और उप विजेता कौन रहे? स्टेफानोस सिटसिपास। ये किस देश के रहने वाले हैं? ये है ग्रीस के उप विजेता हैं। और अल्काराज ने वर्ष का अपना तीसरा एटीपी, एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और WTO रैंकिंग, टेनिस में WTA रैंकिंग कब से दी जा रही है? पूछता है टेनिस में WTA रैंकिंग एक कब से दिया जा रहा है? पूछता है WTA रैंकिंग कब से दिया जा रहा है? ये 1975 से दिया जा रहा है। कब? 1975 से। तो एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एटीपी टूर खिताब, और कुल मिलाकर के कौन सा खिताब है? तो 9वां खिताब है। क्या है? 9वां खिताब। और बार्सिलोना जो ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। पूछता है भी कि किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। और क्ले कोर्ट का बादशाह किसको कहा जाता है? ये पूछ लेता है कहीं कहीं। क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। किसको कहा जाता है? राफेल नडाल। और राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले हैं। भारत का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? अफ्रीकी एक मुल्क है तंजानिया। कहाँ पे? तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा AIIT मद्रास। अक्टूबर से यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य क्या है IIT मद्रास का? भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करना। ये तो तय बात है। तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। लौंग का देश है तंजानिया। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ये है डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा कहाँ है? कौशल अंतर को पाटना।
क्योंकि अफ्रीका में लिटरेसी दर अभी बहुत पीछे है, वहाँ तकनीक की कमियाँ हैं, तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता लाने के लिए IIT मद्रास जो है कहाँ पे, तंजानिया में एक परिसर स्थापित करेगा और भारत और अफ्रीका के भी जो दूरियाँ हैं, डिस्टेंस हैं, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए भारत का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, यह है IIT मद्रास। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे कौन थे? राजनेता थे और पंजाब में एक पार्टी है, अकाली दल के नेता थे। इनका जन्म हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। कौन? प्रकाश सिंह बादल। अब भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री, भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे। कब? 43 साल के एज में वो मुख्यमंत्री बन गए थे और 1977 में वो मोरारजी देसाई सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब मोरारजी देसाई का जिक्र आता है तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न भी दिया गया और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी। और सबसे अधिक एज में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार चली थी। 3 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। और प्रकाश सिंह बादल साहब के बारे में देख लेते हैं। 94 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सबसे उम्रदराज नेता भी बने। तो पूछेगा इनसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो 5 बार। और भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने थे? प्रकाश सिंह बादल। और 94 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्रदराज नेता कौन बने? एक कौन बने? प्रकाश सिंह बादल। और एक क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो हेखानी जखालू। कौन? हेखानी जखालू। दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान 50 योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और उड़े देश का आम नागरिक योजना कब लॉन्च किया गया था? पूछता है बार बार। उड़े देश का आम नागरिक योजना कब लॉन्च किया गया? ये 2016 में लॉन्च किया गया। कब? 2016 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग बताइएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बंधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये 3 क्वेश्चन रहे, फिर से बोल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, जनधन योजना की शुरुआत और बंधन योजना की शुरुआत कब की गई। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वाड समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एक करेगा ऑस्ट्रेलिया। अब क्वाड है क्या? क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड की अवधारणा रखा था 2007 में रखी गई थी। उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे, जिनको बाद में चुनाव प्रचार में गोली मार दी गई, शिंजो आबे ने इसकी अवधारणा रखी थी। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड में कितने देश आते हैं? क्वाड में 4 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं। एंथनी एल्बनीज। और एक क्वाड क्यों बना था? जो प्रशांत हिंद और इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है उसमें चीन की आक्रामक नीतियों को कंट्रोल करने के लिए एक क्वाड बना था, एक क्वाड संगठन बना था। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? यह है कैनबरा।
और पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो ये है मरे और डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं, मरे और डार्लिंग, मरे और डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और आयर्स रॉक कहाँ है, आयर्स रॉक ऑस्ट्रेलिया में है। और पूछता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे हिमानी नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है, तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश के सर्वोच्च सम्मान, किस देश के सर्वोच्च सिविल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया जाएगा, यह है ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए, आपसे पूछेगा क्या टेलर घाटी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब पुरस्कारों की श्रृंखला है तो इसके बारे में देख लेते हैं। लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है, लेजा ऑफ ऑनर, लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है, तो यह है किसका, फ्रांस का। मुबारक अल कबीर पदक, मुबारक अल कबीर पदक एक किस देश का सम्मान है, मुबारक अल कबीर पदक। ये कहाँ का है, ये है कुवैत का है। कहाँ का, कुवैत का। ये कहाँ का है, कुवैत का है। और जिस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा वे कौन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। ये कहाँ, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। निशाने पाकिस्तान कहाँ का है, निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। निशाने पाकिस्तान, निशाने इम्तियाज, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है जापान का। आगे देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार एक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, यह है कहाँ का, वियतनाम का, वियतनाम का। और भारत का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार कौन सा है, यह है भारत रत्न। कौन सा, भारत रत्न। बताइए सेशन कैसा रहा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जहाँ कमी हो उसको भी बताएं। थैंक यू।